नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी पीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024 जिसका पीटी एग्जाम देखें तो 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। तो उसमें जो जीएस सेकंड है यानी जनरल स्टडी सेकंड है, उसमें 2022 में जो पूछा गया प्रश्न है जीएस सेकंड, जिसको सीसैट के नाम से जानते हैं, यानी सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है यानी जीएस सेकंड है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में जो है यानी वीडियो की जो फर्स्ट कड़ी इस तरह के जीएस सेकंड के लिए है लेक्चर फर्स्ट, उसमें 2023 और 2021 की जो हल से व्याख्या को आयोग के आंसर के से इसको अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी इस लेक्चर 2 में जो है यानी सीसैट का या जीएस सेकंड का जो पेपर है, इसका लेक्चर 2 है, तो उसमें 2022 को हम देखते हैं और यह 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित पीटी एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा। ध्यान देना है कि यह जो है मात्र क्वालिफाइंग्स है, यानी इसमें देखें तो पूरा 200 मार्क्स का है, समय 2 घंटे है और प्रश्नों की संख्या 100 है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है। क्वालिफाई मार्क्स कितने का है, यानी 33% आपको मार्क्स लाने हैं। 33% जो है प्रश्न आपको करने हैं। इसमें 33% का मतलब यदि 100 प्रश्न है, 33% का मतलब होगा कि 33 प्रश्न आपको हल करने हैं और 2 नंबर का इसका मतलब 66 नंबर या अंक या मार्क्स आपको प्राप्त करना है इसको क्वालिफाई करने के लिए। अन्यथा आप जीएस फर्स्ट में कितने भी मार्क्स कर लें या फिर आप हल कर लें, यदि इसको क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मेंस रिटन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा जानकारी ये भी ऐड कर लेते हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों को समान एचक्यूटी वर्ग जो है यानी सामान्य जो वर्ग है एचक्यूटी वर्ग जो होता है, उसमें देखें जीएस फर्स्ट जो 200 अंकों का है, 150 प्रश्न होता है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 4/3 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो है यानी जो कट ऑफ किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में कट ऑफ था 94 प्रश्न जिसका सही था, या 126 मार्क्स जिसके थे वह 2018 का पीटी क्वालिफाई किया था। 2019 में 88 प्रश्न थे या 117 मार्क्स थे। 2020 में देखें तो 82 प्लस मार्क्स थे और 182 प्लस प्रश्न थे या 110 मार्क्स थे जिसका वो पीटी क्वालिफाई किया था। इसका 2021 में देखें तो 86 प्लस प्रश्न जिन्होंने किया था और या फिर 115 मार्क्स प्राप्त किया था, उसने पीटी क्वालिफाई किया था। 2022 में देखें तो 83 प्लस यानी सबसे कम मेरिट देखें 82 83, 20 में 82 है कोरोना काल के दौरान, और 22 में देखें तो आपका जो है 83 प्लस प्रश्न जिन्होंने किया था या 111 मार्क्स प्राप्त किया था, उन्होंने पीटी क्वालिफाई करके मेंस दिया था। और 2023 यानी पिछले वर्ष देखें तो यह यानी एकदम मार्क्स चला गया था इसमें, देखें 125 मार्क या 94 प्रश्न जिन्होंने किया था उसने पीटी क्वालिफाई करके मेंस एग्जाम रिटन एग्जाम दिया था। तो ये सारी भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 2024 में काफ़ी विलंब हो गया है क्योंकि परीक्षा काफ़ी बार स्थगित हो चुकी है, तो क्योंकि इसका विज्ञापन वे साल भर पूर्ण होने वाला, क्योंकि 2024 इससे विज्ञापन आया था और देखें तो साल के अंत में 22 दिसंबर 2024 को इसका पीटी एग्जाम होने वाला है। हालांकि जो पीटी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर में पीटी एग्जाम का जो है रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावना है, और आपका बहुत जल्द ही मेंस का एग्जाम भी कराया जा सकता है और हुकुम बात तुरंत हो सकता है। और यह बहुत जल्दी, क्योंकि अभी देखें तो आयोग का कैलेंडर भी आने वाला 2025 के लिए, 2025 का भी विज्ञापन आने वाला है। इसकी संभावना बन सकती है कि जो सीटें हैं वो सीटें जो इसमें ऐड न करके कुछ सीटों को निर्धारित करते हुए 2025 के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। हालांकि 2024 में अच्छी खासी सीटें हैं, सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है वर्तमान वाली भर्ती। तो चलिए प्रश्न पर लौटते हैं, था यह ज़्यादा विस्तार हो रहा है। तो जैसा कि सीसैट को हमने देखा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है, यानी 66 प्लस मार्क लाना है और या 33 प्रश्न करने हैं 100 में से। आपको क्वालिफाई होना ही, अन्यथा आप उसमें कितना भी कर लें, आप क्वालिफाई करके पीटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, रिटन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्क्स का प्रावधान है, यानी यदि आप गलत करते हैं तो 1/10 के रूप में काट लिया जाएगा, 1/3 काट लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसमें ये बहुत बड़ी मतलब इसको चैलेंजिंग है, इसको जो कवर कर लेगा वहीं जो है पीटी क्वालिफाई कर पाएगा, अन्यथा ये जो आपका सपना तोड़ सकता है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना है और आपको बहुत सावधानीपूर्वक प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं। हालांकि हमने 21 और 23 का जो है प्रश्नों की आयोग के आंसर से हमने मिला लिया है और आप आयोग को देख सकते हैं, हालांकि मिला करके उसको आप अपलोड कर दिया है, यानी उस लेक्चर को बनाकर अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें 22 के अंक को देखने जा रहे हैं। और ये ध्यान दें कि जिसका हिंदी सही है, इंग्लिश सही है और मैथ सही हो, क्वालिफाई कर लेगा। हिंदी और अंग्रेजी भी 100% सही हो तो यही क्वालिफाई आपको करा देंगे। हालांकि इसमें भी ह्यूमन एरर के कारण गलतियां हो जाती है, कोई कितना भी करना चाहे या कितना भी जानकार हो, गलतियां तो ह्यूमन नेचर हो सकती है, लेकिन न्यूनतम होनी चाहिए। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी जो मैथमेटिक्स कर सकता है उसमें भी न्यूनतम करके तीनों सही क्वालिफाई हो सकता है। रीजनिंग को भी ऐड कर दें तो अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए क्वालिफाई ही आपको करना है। तो चलिए पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्नर का संधि विच्छेद है, तो इसका बी है, यानी किम प्लस नर, यानी किन्नर जो है यह किन्नर का संधि विच्छेद है। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो इसका बी नहीं, यानी बादल नहीं है। पतंग मीन्स जो होता है बादल नहीं होता है, जबकि नाव, पक्षी और चंग होते हैं। इसके बाद हिंदी की पैसेज, यानी इसमें 3 से 7 प्रश्न हैं, यानी 5 प्रश्न जो आपके हैं वो हिंदी पैसेज से हैं। तो पैसेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, यानी पैसेज पे ही देना है, अपने आधार पर इसमें कुछ नहीं करना है। पैसेज पे इसलिए मुफ्त में नंबर होते हैं, यदि पैसेज आपने सही पढ़ा है तो उसके आधार 5 प्रश्न आपके बहुत साले ढंग से फ्री में मिलने वाले हैं। तो इसका ये पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न बना लिया। चौथा देखें, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इसमें से किस वाक्य से पता चलता है। तो चौथे का सी है, मुंह में कुछ और मन में और कुछ और। 5वें पे चलते हैं। तो 5वां ये है,
कि यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। तो पांचवा का सही आंसर जो आपका सी है, असत्य को सत्य बनाना चाहते हैं। छठा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका सही आंसर देखें छठवें का जो है वो बी है, मतलब पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। पैसेज पर यह प्रश्न आखिरी पैसेज का, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो सातवां का सही आंसर देखें तो बी बनता है, यानी खुल कर रहे हैं। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो आठवें का सही आंसर डी, यानी क जो इसमें तालव्य नहीं है, शेष है, यानी ये तीनों तालव्य हैं। चलिए थोड़ा इसका विस्तार कर लेते हैं, हालांकि सभी लोग जानते हैं फिर भी हम इसका विस्तार कर लेते हैं। तो इसमें देखें तालव्य, तालव्य का मतलब जो तालु से बोले जाते हैं, ये च वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी देखें इसमें 5 वर्ग है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन के 5 वर्ग में बटे हैं, जिसमें क वर्ग है। यानी इसमें ध्यान दें कि स्पर्श व्यंजन में जो क वर्ग है यह होता है क से लेकर के अंगा तक जो है यह क वर्ग है, और यह कंठ से बोले जाते हैं, यानी कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा देखें च वर्ग आता है, यह स्पर्श व्यंजन के ही अंतर्गत च वर्ग है, ये तालु से बोले जाते हैं, और ये च से यहाँ तक यह होता है। इसके बाद ट वर्ग आता है, तीसरा ट वर्ग है जो ट से ड़ तक होता है, यह मूर्धा होता है। इसके बाद चौथा त वर्ग आता है जो त से लेकर न तक होता है, यह दंत से बोले जाते हैं। इसके बाद आखिरी प वर्ग आता है जो प से म तक होता है, यह ओष्ठ यानी ओठ से बोले जाते हैं। और ये पांचों वर्ग जो स्पर्श व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। इसी में थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो जो वर्ग है, जैसे 5 वर्ग हमने देखा, इसका यानी ध्यान दें कि जो आपका है इन पांचों वर्गों में देखें तो इन पांचों वर्गों का जो पहला, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में आपका अंगा तक था, क ख ग घ अंगा। तो इसमें देखें अब प्रत्येक में पांचों वर्ग में 5-5 भी, ये भी याद रखना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी ए पहला, इसके बाद तीसरा यानी विषम वाला तीसरा, और पांचवा ये जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा जो होता है वह आपका महाप्राण होता है। ये भी थोड़ी सी जानकारी हमने ऐड कर दी। और ये सारों ये जो पांचों वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजक या उष्ण व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन उष्ण व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। इसके बाद अंतरस्थ व्यंजन देखें तो ये 4 होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। अंतरस्थ व्यंजक जो होते हैं, ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा हम इसको विस्तार कर रहे हैं। तो अंतरस्थ व्यंजक जो होते हैं इनको ये अल्पप्राण होते हैं, ये 4 होते हैं, और इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। और ये हैं कौन, य र ल और व हैं। यानी ये हैं क्या, अंतरस्थ व्यंजक हैं। उसमें हमने 5 वर्गों में देख लिया कि वहाँ स्पर्श व्यंजक थे या उष्ण व्यंजन थे, ये अंतरस्थ व्यंजन है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये अल्पप्राण के अंतर्गत हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतरस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। इसमें ध्यान दें, अगला इसमें उष्ण व्यंजनों को देख लेते हैं। तो उष्ण व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ये 4 हैं, यानी उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। वो आपका है स, ईस मतलब इसमें चारों स, और ह जो है उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर थोड़ी जानकारी और ऐड कर देते हैं। अघोष वर्ण और घोष वर्ण को भी देख लेते हैं। घोष वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग, जैसे अभी 5 वर्ग ने देखा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह ये घोष हैं। जबकि अघोष देखें तो आपका जो है क, ख, च, छ और जितने अंतरस्थ हैं वे सभी जो घोष के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा और स्टाइल में जोड़ना चाहें तो ध्यान दें कि व्यंजन के भेद 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होता है, यानी 5 वर्गों में। अंतरस्थ व्यंजन देखें तो 4 होता है, उष्ण व्यंजन देखें तो 4 होता है, कुल योग 33 है। और संयुक्त व्यंजन देखना चाहें तो यानी क्षत्रिय, त्रय, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अघोष को हमने देखा, अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा जितने भी आपके स हैं यानी स हैं सभी अघोष के अंतर्गत आते हैं। अर्धस्वर के अंतर्गत देखना चाहें तो अर्धस्वर य और व होता है। और यदि संयुक्त स्वर देखना चाहें तो ए, ओ और ये जो आपके हैं संयुक्त स्वर के अंतर्गत। स्वर देखें तो कुल 11 हैं, जिसमें देखें तो हर स्वर जो है 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं, कुल मिला के 11 जो है स्वर हैं। चलिए अगला चलते हैं, काफी विस्तार हमने कर दिया, थोड़ी जानकारी को। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां अंकित में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्धि वह शब्द है। तो 9वां का सही आंसर सी है, यानी इसलिए युक्त जो लिखा है हलन संबंधी शुद्धि अशुद्धि है इसमें, बकिया जो शेष 3 है यह शुद्ध है। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां यह कह रहा है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो 10वें का आंसर सही देखें तो सी है, यानी सौर श्रेणी से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। थोड़ा सा इसको विस्तार कर लेते हैं। तो देखें जो बोलियां हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो बोलियां हैं उसमें सबसे पहले देखें बुंदेली से शुरू करते हैं। यानी बुंदेली देखें जो बोली बोली जाती है, विकसित किससे है बुंदेली, ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से है। यानी जो अपभ्रंश सौर श्रेणी देखें, ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से बुंदेली भाषा भी विकसित है। इसका देखें तो इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध है इसका, बुंदेली का। इसके अंतर्गत देखें तो आला खंड बुंदेली में ही रचित है, बनावटी शैली में लिखा गया है। इसके बुंदेली के क्षेत्र के अंतर्गत देखें, क्षेत्र किस क्षेत्र में है तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से लगा सीमा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। इसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद आदि आते हैं। इसके बाद कन्नौजी जो बोली है, बुंदेली को हमने देखा सौर श्रेणी से, इसके बाद कन्नौजी भी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित, यानी इसी से जो विकसित है आपका सौर श्रेणी अपभ्रंश से कन्नौजी भी विकसित है। केवल लोक साहित्य इसका भी उपलब्ध है कन्नौजी का। इसका क्षेत्र देखें, यानी इसका केंद्र क्या है, कानीकुंज या कन्नौज है। क्षेत्र इसका इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई आदि क्षेत्र आते हैं। कन्नौजी पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है।
इसी यानी सौरसेनी अपभ्रंश से आपका ब्रजभाषा भी विकसित है। यानी ब्रजभाषा को देखना चाहें तो ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश या सौरसेनी प्राकृतिक के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। क्षेत्र इसका देखें तो इसका केंद्र देखें तो आपका क्षेत्र जो इसमें है, केंद्र तो मथुरा इसका है, क्षेत्र इसमें देखें तो मथुरा यानी सूरसेन एवं वृंदावन, अलीगढ़, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत यानी पश्चिम के अंतर्गत यही आता है, जिसका हमने किया यानी ब्रजभाषा के अंतर्गत जो आपका है। तो रीतिकाल में इसी भाषा को प्रधानता थी। काव्य यानी कृष्ण काव्य की सर्वप्रथम भाषा है ये। ब्रजभाषा के अन्य नाम देखें तो मध्य प्रदेशी, अंतर्वेशी, ग्वालियरी, पिंगल, हापुड़ इत्यादि जो होते हैं ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं। और देखें जो अपभ्रंश है, हालांकि पश्चिमी में आपका एक ज़्यादा प्रमुखता है, कौरवी या ग्रामीण खड़ी बोली। एक पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है, कौरवी या ग्रामीण खड़ी बोली। इसका केंद्र देखें तो आपका दिल्ली, मेरठ, आगरा यानी क्षेत्र भी है, पानीपत, अम्बाला इत्यादि हैं। और इसमें देखें सौरसेनी अपभ्रंश को उत्तरी रूप से विकसित है। मूल नाम कौरवी 1821 में खड़ी बोली नाम पड़ा। अन्य नाम इसका वर्नाकुलर भी है, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली इत्यादि, देहलवी, हिंदी इत्यादि नाम है। और इसमें देखें तो प्रथम कवि इसके देखें तो अमीर खुसरो हैं। प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रसिद्ध महाकाव्य कमायनी है। प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लू लाल एवं सदल मिश्र हैं इसके बाद थोड़ी जानकारी और ऐड करना चाहें, अवधि को देखें। अवधि जो आपका है ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि जो है अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसका केंद्र अवध अयोध्या है। विदेश के अंतर्गत फिजी में भी बोली जाती है अवधि बोली। राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा एवं रामचरित मानस महाकाव्य की भाषा भी अवधि है। क्षेत्र देखें उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद, आसपास का क्षेत्र, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि क्षेत्र आते हैं। अन्य नाम इसका जो है यानी अवधि का अन्य नाम वैश्वाड़ी, ओसली, पूर्णी है। परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ रामचरित मानस है। ठेठ अवधि में रचित ग्रंथ पद्मावत है। इसके बाद अगले जो भाषा आती है भोजपुरी आती है। भोजपुरी के देखें तो इसका क्षेत्र है गोरखपुर, वाराणसी, आरा, चंपारण, मिर्जापुर, पूर्वी फैजाबाद, रांची, बस्ती, देवरिया, छपरा, गोपालगंज, सिवान इत्यादि आते हैं। इसका केंद्र भोजपुर है। ये जो भोजपुरी आपका है मगधी अपभ्रंश से विकसित है। यानी अर्ध मगधी से कौन था? अवधि था। और मगधी अपभ्रंश से भोजपुरी है। और इसमें ध्यान दें शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो है अंग्रेज विद्वान रेमंड थे। विदेश में देखें तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना एवं ट्रिनिडाद में भी यह बोली यानी भोजपुरी बोली जाती है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। इसको भी काफी हमने विस्तार कर दिया। 11 नंबर देखना चाहें तो यहाँ पर कितने शुद्ध शब्द है तो 11 का सही आंसर देखें तो डी है यानी लब्ध प्रतिष्ठ जो सही है। ये तीनों गलत हैं इसमें। 12 तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है यानी इसमें गलत है। 12 मतलब तो डी है। चक्र, चक्का ये गलत है। शेष इसमें 3 सही है। थोड़ा सा जानकारी और इसमें ऐड कर लेते हैं। यानी इसमें हमने देखा कि तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं इसमें थोड़ी जानकारी ऐड कर सकते हैं। जानकारी के रूप में देखें इसे तो तत्सम जो संस्कृत से निकले हुए सीधे सीधे शब्द हैं और ये विकृत रूप उसी का होते हैं तद्भव। तो इसको पहचान के लिए तरीका है जिसमें डी इसमें था तो पहचान के 3 तरीके इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। हालांकि कोई इसमें यूनिवर्सल तरीका नहीं लेकिन थोड़ी सी दिमाग लगा पहचान सकते हैं। पहला तरीका यह इसमें है कि यदि किसी शब्द में यानी री यानी ऋषि वाला री की मात्रा लगी हो तो वह शब्द हमेशा तत्सम होगा। जैसे सरिसीप, संग्रहित, कृपा, कृषक, लृकार इत्यादि। यदि शब्द में अड़ो, शो, छत्री, त्रयी, ज्ञ, श्र वर्ग आ जाए यानी श्र ये सब शब्द आ जाए तो भी हमेशा तत्सम होगा। जैसे खंड, श्रम, परीक्षा, छात्र, कृषि, श्रमिक। तीसरा पहचान यह है कि यदि जिस शब्द का संस्कृत में रूप बनता है यानी जैसा शब्द रूप बने से बालक, बालक, बालकः इत्यादि जैसे रूप बनता है वो हमेशा तत्सम होगा। जैसे फल, फूल, घर, आंगन जिसका भी संस्कृत में तत्सम बनेगा और सभी जो है संस्कृत में रूप बनेगा वो सभी तत्सम होंगे। याद रखना इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसमें 13 नंबर प्रश्न है। निवारक हमने देख लिया। 13 को देखते हैं कितने तत्सम शब्द है यानी इसमें तत्सम बताना। एक तत्सम होगा, शेष इसमें तद्भव होंगे। तो 13 का सही आंसर ए यानी काष्ठ जो इसमें तत्सम है, शेष इसमें जो है तद्भव है। इसमें ध्यान रखना है कि इसके सिलेबस में हिंदी के सिलेबस जो यहाँ पर है हिंदी के सिलेबस में विशेषण और विशेष नहीं है जबकि आरो यारों विशेषण विशेष होंगे इसलिए विशेषण विशेष को इसमें आपको तैयार नहीं करना है। तो यहाँ पर देखें 13 व 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया इस वाक्यांश के एक शब्द है तो 14 का सही आंसर देखें तो सी है प्रयुक्त है। अब ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे चलते हैं। 15 नंबर देखें तो आदर्शिका का तद्भव है यानी यह तत्सम है। इसका पूछ रहा है तद्भव क्या है तो 15 का सही आंसर ए है यानी आश्रय है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो 16 का सही आंसर डी है यानी कांतार है यानी वन है, अरण्य वन कहते हैं तो पर्यायवाची शब्द ये डी है, शेष इसके नहीं है। चलिए आगे देखते हैं यानी 17 नंबर को। 17 नंबर देखें तो यह आपका निम्नलिखित शब्दों में प्रणर्थक क्रिया है यानी 17 का सही आंसर ए है। दिलवाना जो है इसमें प्रणर्थक क्रिया है। 18 नंबर देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है यानी 18 में शुद्ध वाक्य बताना तो इसका सी सही है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये शुद्ध है। 3 इसमें जो है वो गलत है यानी ये गलत है 3 इसमें। 19 नंबर देखते हैं तो इनमें से मुहावरे था उनके अर्थ को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 19 का सही आंसर डी है। डी का मतलब आप ऐसे मिला सकते हैं कि क का इसमें द है यानी छाती लगाना मतलब आलिंगन करना है और ख का स है यानी छाती पर सांप लौटना यानी स मीन्स ये हो गया इससे कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना यानी ग का अ है प्रसन्नता से फूले न समाना और छाती फटना जो है आपका ब हो जाएगा यानी बहुत अधिक दुख या वेदना होना।
चलिए 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। तो 20वें का सही आंसर ए है, सर्वनाम जो अविकारी नहीं, शेष इसमें अविकारी हैं। तो 20 प्रश्न तो यहीं से आपके हिंदी से ही हो गए। शेष आप यदि सभी सही हो गए तो 13 और करने के बाद क्वालिफाई हो सकते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं, यह आपका इंग्लिश से शुरू होता है। पॉइंट आउट द सिनोनिम्स, यानी इसमें पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची बताना है। यानी 21 को पुनः देखते हैं, तो 21 का पर्यायवाची पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ डिलापिडेटेड, इसका सिनोनिम्स बताना है। यह पर्यायवाची जो है, तो 21 का सही आंसर डी है, यानी रियून्ड, यानी बर्बाद होना। अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसमें कंजक्शन आपको फिलअप करना है। तो 22 का सही आंसर सी है, आर होगा। सी मस्ट वीप आर शी विल डाई। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो पैसेज पर आधारित है। इसमें 23 से 27 यानी 5 प्रश्न पैसेज पर है। ये पैसेज आपको पढ़ करके जो इसके 5 प्रश्नों को आंसर देना है। तो 5 प्रश्न में 23 नंबर शुरू होता है आपका ये, ए स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, 23 का बी है, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम है। 24 नंबर प्रश्न देखें, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी 24 का आंसर इसमें बी बन रहा है, यानी इन ए इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसके बाद देखें 25 नंबर प्रश्न आपका यह है, इन द लाइट ऑफ द पैसेज इफ देयर इज स्ट्राइक इन शो फैक्ट्री इट मे बी व्यूड एज, एंड 25 का सही आंसर ये है, नॉट ए सीरियस मैटर। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, यानी ऑथर की ओपिनियन में क्या है, तो सी इसमें आंसर इसका सही है, स्ट्राइक्स मे बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गोल। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, द फ्रेज दिस पार्टिकुलर मैटर रिफर्स टू, 27 का आंसर भी सी है, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो आपका यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली स्पेल्ड, यानी स्पेलिंग किसकी गलत है। 28 में बताना, तो यही इसमें ऐसे जो लिखा है इसका स्पेलिंग गलत है, शेष इसमें सही है। 29 नंबर देखें, तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें फिलअप करना है। तो 29 का सही आंसर ये है, यानी इसमें ही इज जूनियर टू मी बाय सर्विस। इसके बाद देखते हैं ये अगला प्रश्न चलते हैं। 30वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ इसका इडियम यानी मुहावरा बताना है। तो 30वें का सही आंसर सी है, ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट मैन को कहा जाता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। 31 नंबर देखें, व्हाट इज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, यानी मुहावरे का उचित अर्थ बताना। डू नॉट अवे पिक होल्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी इसका सही आंसर बी बन रहा है, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। समवन स्ट्रेंज आर अनयूजुअल इन अम्यूजिंग वे इज नोन एज, 32 का डी है, नीचे नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, तो अगला आपका ये प्रश्न है 33 नंबर, इन डिसीजन मेकिंग, यानी आपके इतने ही आपका रहा यह, यानी 12 प्रश्न जो रहे वो आपके इंग्लिश से रहे, क्योंकि हमने देखा कि 20 प्रश्न आपके हिंदी थे, 12 प्रश्न इंग्लिश के, यानी आप यहाँ तक यानी सही कर लेते हैं, तभी प्रश्न आपको इसमें से करना हो, क्वालिफाई हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न आपका यह है, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी इसमें देखें तो जो अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए हैं 12 प्रश्न हैं, इसमें जो है पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें नहीं पूछा है। तो थोड़ी सी जानकारी के रूप में इसको याद या ऐड कर देते हैं, जो कि मतलब देखकर पहचाना जा सकता है एक्टिव पैसिव क्या है, क्योंकि इसमें विकल्प है, इसलिए इसको दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल पहचानना होती है कि इसमें एक्टिव पैसिव है, कौन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सटीक पहचानना है। तो इसमें ध्यान दें कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव का फॉर्म क्या होता है। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा प्लस इसके बाद आपका मेन वर्ब रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये एक्टिव के लिए है। एक्टिव कभी कभार पैसिव देकर भी एक्टिव पूछ देता है। इसका यदि आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव के फॉर्मेट आपके ऐसे हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाता है इसका। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट होता है प्लस इसके बाद वर्ब होता है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें जो मेन वर्ब उपयोग है उसका थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है, बाई का प्रयोग करके लास्ट में सब्जेक्ट कर दिया जाता है, तो वह जो आपका है पैसिव हो जाता है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि पहचानना इसमें है। जैसे ध्यान दें, एक एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं, यदि आपका एक्टिव हम लेते हैं, ही गेव मी ए पेन, इसमें देखें तो ही इसमें सब्जेक्ट है, गिव इसमें वर्ब है और ए पेन इसमें जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। ही गिव मी यहाँ पर देखें तो इस मी को हम करेंगे तो आई वाज गिवन, थर्ड फॉर्म गिव का, गिवन ए पेन बाय हिम वाला यह हो गया। दूसरा तरीका ये बनता है कि ए पेन से भी हम शुरू कर सकते हैं, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। हालांकि इसमें करना क्या होता है, ध्यान देना है कि एक्टिव और पैसिव की क्रियाएं थोड़ी सी ध्यान रखना होता है। पहले तो ये जान लें कि एक्टिव पैसिव जितने भी आपके फॉर्म है, जैसे प्रेजेंट में आपके 4 प्रकार है, इसी प्रकार से पास्ट में 4 प्रकार हैं, फ्यूचर में 4 प्रकार हैं, कुल मिलाकर देखते हैं 12 प्रकार की क्रियाएं चेंज होती हैं। तो उसमें से एक्टिव पैसिव किनका नहीं बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि रहेगा तो उसका जो है पैसिव नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जिसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है तीनों में नहीं बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो बनता किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि वर्ब है तो वह एक्टिव में जब जाएगा तो वह हो जाएगा इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि इज होगा, हैव होगा, सॉरी कंटिन्यूअस में इज, एम, आर होता है
कंटिन्यूस में। और देखा हमने कि जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट जैसे डू डज इत्यादि जो प्रयोग होते हैं वहाँ पर हालांकि इंग्लिश टोटल फॉर्मेट हो जाएगा, तो वहाँ पर हमने देखा कि कंटिन्यूस की क्रिया लगा दिया है। और जब कंटिन्यूस है और इसमें भी में आईएनजी फॉर्म होगा तो वहाँ इज आर एम रहेगा, लेकिन बीइंग फॉर्म में पैसिव हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का देखें क्रिया हैज हैव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो इसमें हैज हैव रहेगा लेकिन इसमें बीन जुड़ जाएगा और फोर्थ का नहीं बनता। इस प्रकार से देखें तो पास्ट आपका है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का देखें जिसमें क्रिया आपका सेकंड फॉर्म से शुरू होती है एक्टिव में और वह जाएगी पैसिव में, तो वाज वेयर हो जाएगा, क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कंटिन्यूस में वाज वेयर से शुरू होता है और इंग फॉर्म होता है और वह पैसिव में जाकर वाज वेयर बीइंग हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट देखें तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म होता है, वो हैड बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल मॉडल वर्ब होता है, तो विल शैल मॉडल वर्ब बी इसमें लग जाता है। फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो विल शैल मॉडल हैव के साथ होता है, इसको पैसिव में विल शैल मॉडल हैव बीन इत्यादि जोड़कर पहचान सकते हैं, इसको इस प्रकार से बनता है। थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त, हालांकि एक्टिव पैसिव काफी विस्तार है, उसमें जो लेट से भी शुरू होते हैं या सूचक होते हैं वहाँ पर हमने चर्चा नहीं किया। उसका मूल जो बेस उसने बताने का प्रयास किया। नरेशन को भी बेस थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। तो नरेशन का मतलब जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है कि टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को टेंस को बदल दिया जाता है, परंतु सिर्फ तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी शुरू का जो हो आपका जो पास्ट में हो, तो इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि पास्ट में आपका है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है यानी शुरू वाला जो स्टेटमेंट जो कह रहा है कोई, जैसे यदि हम कहना चाहें किसी वाक्य से राम सेड टू मोहन, अब यहाँ राम सेड टू मोहन है, यह आपका है रिपोर्टिंग स्पीच है और इसमें देखें तो सेड है, यानी सेड मतलब कह रहा है, तो यह पास्ट में, इसलिए हम जो रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा जैसे राम सेड टू मोहन आई शैल डू योर वर्क, तो ये बदल जाएगा, यानी इसको हम जो है बदल देंगे क्रियानुसार। तो इसमें बदलते किस प्रकार से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि है आपका रिपोर्टेड स्पीच तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे, सीधे सीधे बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूस बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो वह जो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट जो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है सेम रहता है। और इसके बाद देखें विल शैल मे इत्यादि है तो ये वुड शुड माइट इत्यादि में चेंज हो जाता है। ध्यान रखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई बदलाव नहीं होता, वो यथावत रहता है। यूनिवर्सल भी होता तभी नहीं बदलाव होता, हालांकि वो चीज़ आगे ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो थोड़ा सा हमने इसके बेस को बताने का प्रयास किया। थोड़ी सी जानकारी हिंदी को भी ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा के रूप में। तो देखें पानी की जो पर्यायवाची यानी पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची जो आपका होता है देखें तो नीर, तोय, अम्बु, वारी, जल, सलिल, पानी, उदपय, तरंग, तरंगमणि, तरंगेश, तरंगकाल, तरंगपति, तरंगराज, उर्मिल, उर्मिलराज, उर्मिकांत, उर्मिस होता है। यानी पानी कितनी पर्यायवाची हैं। यदि पानी की पर्यायवाची में ज लगा दें तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा और द लगा देंगे तो बादल का हो जाएगा, याद रखना है। और ध्यान दें कि यदि इसे को समुद्र का पर्यायवाची बनाना है तो पानी की पर्यायवाची में जो है धी या निधि जोड़ देंगे, जैसे निरधि, निरधि, निराधि, तो इत्यादि ये पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार देखें सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनेश, प्रभाकर, दिवाकर, दिनपति, मार्तंड, हंस, अंशुल, अंशुमानी और इत्यादि होते हैं। तो इसमें यदि यमुना का पर्यायवाची बनाना है तो यमुना के पर्यायवाची में सूर्य के पर्यायवाची में क्या करेंगे, ज जोड़ दें, पुत्री जोड़ दें, तनया जोड़ दें, तन्या जोड़ दें, बंदा, यानी पुत्री के पर्यायवाची हम जोड़ दें तो यह जो यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक चीज़ और जानकारी जोड़ देते हैं, हालांकि इसको विस्तार करेंगे तो ये हिंदी का हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर लेते हैं कि पूर्व और उत्तर का कोना उसको ईशान कहते हैं, यानी पूर्व और उत्तर कोना ईशान होगा और पूर्व और दक्षिण का कोना आग्नेय होता है, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य होता है और पूर्व और दक्षिण का कोना नैऋत्य होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ते हुए जो सिस पार्ट हैं, सी साइड के उसको देखते हैं। 33 नंबर सिस में आपका शुरू है, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो 33 का सही आंसर देखें तो आपका ए है। ए का मतलब हुआ प्रत्यक्षीकरण से प्रभावित होती है। अब जल्दी जल्दी हम देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स को भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हालांकि इसमें सूत्र का प्रयोग बताना शुरू कर दिए, हालांकि बहुत सूत्र इसके हैं, लेकिन जो भी इसमें पूछे जाते हैं सूत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो ये काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सूत्रों को नहीं देखते हैं। और ये आशा है कि आप सूत्र जानते होंगे, वो आप करके इसको साधारण ढंग से लगा सकते हैं, इस पर हम इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखते हैं 34 नंबर है कि यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये, तो उसी तरह से समान राशि उसी अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें इसका आंसर देखें तो आपका जो इसका आंसर है यानी 34 का सही आंसर है डी, मतलब 320 रुपये। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा सूत्र करना आवश्यक हो गया है, इसलिए इसको कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है, ये PRT/100 होता है, सभी लोग जानते हैं, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है। P इसमें प्रिंसिपल इन मूलधन, R इसमें रेट है, T इसमें समय है और 100 का भाग कर देंगे। हालांकि इसमें कंडीशन बदलती रहती है, जैसे आपका अर्धवार्षिक कर दे यानी 6 महीने का कर दे तो टाइम दुगना कर देते हैं और रेट आधा कर देते हैं। त्रैमासिक करेगा तो टाइम में 4 गुना कर देते हैं और रेट का 4th भाग कर देते हैं। इसके बाद चौमासिक करेगा तो टाइम में 3 गुना करते हैं, रेट में 3 का भाग करते हैं। हालांकि कंडीशन बदलती रहती है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि मिश्रधन जो होता है वह मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें मिश्रधन प्राप्त होता है, साधारण ब्याज के लिए कंडीशन रही। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, CI होता है P = 1 + R/100 पावर n - P होता है। ये सिंपल यानी आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जबकि मिश्रधन यही प्राप्त करना होगा, यानी कंपाउंड जो मिश्रधन है यानी अमाउंट है, तो इसमें P को हटा देंगे, ये आपका जो हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। यानी P घटा देंगे तो चक्रवृद्धि आप, क्योंकि यहाँ पर P ले जाकर जोड़ देंगे ब्याज में, P जोड़ देंगे तो मिश्रधन अपने आप हो जाता है। यानी मूलधन
प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा, और यदि आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे मूलधन में तो वह आपका मिश्रधन होगा, सामान्य मिश्रधन होगा। इन दोनों में एक ध्यान देना एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि यदि किसी मूलधन यानी पी है पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर डी दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी दिया है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक हो तो डी बराबर, यानी दोनों का अंतर डी बराबर होता है पी आर बाई 100 का स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है, ध्यान रखना कि 2 वर्षों के लिए, चूंकि 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए है, तो ये दोनों का अंतर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो होता है यह आपका मूलधन रेट बटे 100 का स्क्वायर, इससे हम साधारण निकालें 3 वर्ष के लिए नहीं, केवल 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए सूत्र है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यदि एक पर यानी कोई वस्तु है उस पर एक पर x% का लाभ हो रहा है व दूसरे पर x% की हानि होने पर दोनों मिलाकर उसको हानि उठानी पड़ती है, यानी देखा जाए एक पर उसको x% का लाभ रहा, दूसरे पर x% की हानि होती है, दोनों को मिला दिया जाए तो इन दशा में उसको हानि ही होती है, और हानि कितना होती है तो हानि इक्वल टू हो जाता है उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि, यानी उभयनिष्ठ लाभ हानि का मतलब यहाँ x था तो x/10 का यानी x/10 का स्क्वायर कर देंगे तो यह हमें हानि प्रतिशत मालूम हो जाएगी। उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि जितना भी, यानी x यहाँ था बटे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यह हमें हानि होगी, यानी दोनों समान में, जैसे 10% लाभ है 10% हानि, दोनों कंबाइन कर देंगे तो हानि ही होगी। वो हानि कितनी होगी तो x/10 यानी यहाँ पर हो गया 10 है तो यहाँ x/10 का मतलब 10/10 का स्क्वायर कर देंगे, कट जाएगा, यानी 1% की यहाँ पर हानि होगी उसे संयुक्त करने पर। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। तो 35 नंबर इसमें प्रश्न देखें तो आपका यह लुप्त संख्या इसमें बताना है कि लुप्त संख्या क्या है। तो 35 का सही आंसर सी यानी 20 है, इसको लगाया जा सकता है, इसको हम नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बहुत साधारण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर आपका यह है, यानी 36 नंबर प्रश्न आपका यह है कि यदि यानी 1 2 3 4 5 6 7 फिर इसके बाद 1 5 8 6 का अर्थ टर्मिनेशन है, तो संख्या इतना का अर्थ बताना है। तो 36 का सही आंसर इसमें सी मतलब नेशन है, फिर इसको आप लगा सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही साधारण रीजनिंग है। इसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है। 37 का सही आंसर देखें तो सी है सामाजिक, यानी इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो यह सोशल है, संबंध दर्शाएगा, यानी 37 का आंसर सी है। अभिनीत का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना है कहलाता है, यानी 38 का सही आंसर देखें तो बी होगा, आत्मविश्वास का, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाएगा। 39 यदि किसी नियम के अंतर्गत 53 41 40 86 से परिवर्तित तथा 47 72 52 65 से परिवर्तित किया जाए तब 76 14 परिवर्तित होगा, यानी 39 का सही आंसर जो डी होगा, यानी 61 74 बन जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे, यानी सारी घटनाएं पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या संभालना है। तो उसका सही आंसर डी होगा, मुख्य तंबू पैलून के बगल एक कचरे की डिब्बी में आग लगी, इसको सबसे पहले संभालेंगे, ये सब बाद में करेंगे। चलिए 41 नंबर देखते हैं। क्योंकि ये देखें तो सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं क्योंकि आप भावी प्रशासक ग्रुप में होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। इसी तरह मेंस में भी आपका है जो चौथा पेपर होता है इसी से संबंधित होता है, यानी देखें तो इसी से संबंधित चौथा पेपर होता है, यानी आपका। तो आगे चलते हैं, यानी वो मेंस में उसकी चर्चा कर ली जाएगी। तो 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 में हमने देख लिया, 40 यह था। 41 देखते हैं तो यहाँ पर कौन-सा कथन सत्य नहीं है। तो 41 का जो सही नहीं है, 41 का देखें तो ए सही नहीं है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, यानी 41 का जो ए सही नहीं है, प्रत्येक समचतुर्भुज का मतलब ये आपका हो गया, ऐसे आप कहेंगे सभी भुजाएं तो समान रहेंगी इसमें, लेकिन कोई कोण 90 अंश का नहीं होगा, कोई भी कोण 90 अंश का हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं, ये सही नहीं है, बाकी ऐसे सही है, इसको ध्यान रखना कि इसको आप याद कर सकते हैं। 42 नंबर देखें तो ये आपका निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का प्रयोग करके समस्या को हल करना शामिल है। तो 42 का सही आंसर बी बनता है, यानी नियमित उपागम है, रिट्यून अप्रोच है। इसके बाद ये आपका मैथमेटिक्स है, यानी एक्स इक्वल टू दिस थिंग, तो इतना का मान ज्ञात करना है, बहुत आसानी से प्राप्त किया सकता है। तो ये आपका 43 है, 43 का ए यानी 2 इसमें आंसर है। 44 नंबर देखें, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक ढंग से व्यवस्थित कीजिए। 44 का सही आंसर देखें तो 44 का सही आंसर ए होगा, मतलब आपका यह है 53 241 अर्थपूर्ण तार्किक क्रम से व्यवस्थित। पहले 5 यानी सर्वदा है, इसके बाद 3 है सामान्यतः है, फिर 2 है कदाचित है, इसके बाद 4 है कभी कभी है, और लास्ट में कभी नहीं है। चलिए 45 देखते हैं। 45 नंबर आपका यह है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, त्रिभुजाकार है यानी त्रिभुज का आकार का खेत का परिमाप 540 यानी चारों तरफ से इसको माप देंगे, 540 मीटर था, उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, इसके का क्षेत्रफल क्या है। ये आपका जो है आपका ये देखें तो ये क्या बोलते हैं उसको, त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज जो होती है देखें तो मुख्यतः 6 प्रकार की होती है, 3 भुजाओं के आधार पर होती है, 3 कोणों के आधार पर होता है त्रिभुज। तो कोणों के आधार देखें समकोणीय होता है, यह समकोणीय है, एक अधिक कोणीय होता है, अधिक कोणीय का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा कोणीय, एक न्यून कोणीय होता है जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री न हो, न्यून कोणीय होता है कोणों के आधार पर। इसके बाद भुजाओं के आधार पर 3 होता है, समबाहु जिसकी सही भुजाएं बराबर हो, विषम बाहु जिसकी कोई भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर इसलिए पाइथागोरस के थ्योरम से आसानी से हम लगा सकते हैं। आगे देखें, यानी इसका आंसर जो 45 का आंसर हमने बताया नहीं, 45 का आंसर जो ए है यानी 97 20 वर्ग मीटर है। इसके बाद देखें 46 नंबर प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है, यानी प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो 41 42 के हिसाब से
सॉरी 3142 के हिसाब से सबसे पहले इसमें जो होगा शीर्षक दिया जाएगा, फिर क्या हुआ है, फिर इसका यह कब हुआ, लास्ट में किसने किया है, इस तरह स्पेसिफिक दिया जाएगा। इसके बाद 47 देखें, ये भी मैथमेटिक्स है, समान रूप से अलजेब्रिकल है, यानी बीजगणितीय प्रश्न है। 47 नंबर का जो प्रश्न सही है वो सी है। सी का मतलब ये होगा कि ये सही, आप आसानी से इसका लघुत्तम समापन निकाल सकते हैं। लघुत्तम मतलब सब में कॉमन हो, सब में कॉमन यह रहेगा, यानी इन सबों से भाग देंगे या कट जाएगा। 48 नंबर देखें तो आपका यह है स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी संबंधी प्रश्न के आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका में देखें तो यहाँ जो आपका है, यानी 48 का सही आंसर सी है। सी मतलब 32.67 है। यहाँ पर इस सूत्रों को थोड़ा अपडेट कर देते हैं, इसका देख लेते हैं। माध्यिका के रूप में देखें तो इसका सूत्र होता है, यानी इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हो, यम ई इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F गुणे M माइनस C होता है। यह माध्यिका के लिए सूत्र होता है। इसमें L1 क्या है, निम्न सीमा है, L2 क्या है, इसमें उच्च सीमा है, और F क्या है, यह माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है, M क्या है, n-2 से निकाला गया पद है, और C इसमें क्या है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता C है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखें बहुलक भी होता है। बहुलक मतलब MO निकालने का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यह होता है L2 माइनस L1 होता है, यानी L2 माइनस L1 यह होता है। इसमें L1 देखें तो क्या है, वहीं आपकी निम्न सीमा है, और L2 इसमें क्या है, उच्च सीमा है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, और F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है, और F0 जिसमें बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, यानी ये मोड के लिए हुआ। तो इसमें बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य इन तीनों में संबंध कभी कभार पूछ देता, तो याद रखें कि इसका सूत्र होता है, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका ऋण 2 गुणे माध्य होता है, यानी यम ओ बराबर होता है 3 में माइनस 2a, यानी यम ओ बराबर 3 में 2a। इसमें अरिथमेटिक मीन है, ए मीडियन है और ए मोड है, तीनों में संबंध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है। माध्यिका, ध्यान रखें कि माध्यिका सदैव समांतर माध्य बहुलक के बीच में होती है, यानी माध्यिका है तो यह आपका जो होता है बहुलक और समांतर माध्य के बीच में माध्यिका है। यानी इसमें दोनों शर्त होती है, या तो ME बड़ा होता है MI से, यह बड़ा होता है MO से, या फिर उल्टा भी होता है, ME छोटा होता है MI से, या MI जो है छोटा है MO से। ये दोनों कंडीशन में चलता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह सिंपल रीजनिंग है। एक गुप्त कोड में होटल को 300 रुपये लिखा जाता है, तो हॉस्टल को कोड में क्या लिखा जाएगा, तो 49 का सही आंसर देख सकते हैं कि डी है, यानी 474 है, यानी 474 है। यह भी साधारण रीजनिंग है। 50 नंबर I = 18 है, तो इसमें आपका यह है I = 18, M = 26 और कम = 72, तो गो का मान बताना है। तो 50 का सही आंसर ये है, यानी 44 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 51 प्रश्न आपका है, तो निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी 51 लुप्त अक्षर पूछ रहा है, तो इसमें 51 का सी होगा, सी में से W इसमें लुप्त है, इसको आप देख सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 52 निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। ध्यान देना कि इसमें नहीं पूछ रहा है प्रभावी संचार में बाधा नहीं है, तो 52 का सही आंसर सी है, यानी रंग जो है, कलर, यानी कलर जो होता है यह प्रभावी संचार में बाधा नहीं बनता है, जबकि संस्कृति यानी कल्चर, नॉइज और भाषा जो है बाधा बन सकते हैं या बाधा होते हैं। 53 नंबर देखिए, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या पूछ देता है, डेल्फी तकनीकी क्या है, तो 53 का सही आंसर देखें सी मतलब लिखित संचार। लिखित समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक मुख्य क्या है, लिखित संचार के रिटेन कम्युनिकेशन में डेल्फी तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी शीरा। 53 का शीरा है। 54 देखते हैं। तो 54 आपका ये पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में और उनके वर्गों का अंतर 99, तो पी का मान पूछ रहा है। तो 54 का सही आंसर देखें, बहुत सारा प्रश्न आप लगा सकते हैं। 54 का सही आंसर देखें सी है, यानी 15 इसमें है। इसमें 55 नंबर देखें, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, श्रृंखला दिया, इसको पूर्ण करना है। तो 55 का सही आंसर देखें, ये भी बहुत साधारण लगाया जा सकता है। 55 का सही आंसर डी बन रहा, बी मतलब 10 है, यानी फिल्म की 10 इसमें लिखेंगे। 56 नंबर, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, पहला दूसरा, तो इसमें 56 का सही आंसर सी है, यानी दोनों प्रासंगिक, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रासंगिक है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट आपका यह है कि क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है, यानी सत्य है, क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानना चाहता है, ये भी दोनों ही प्रासंगिक है। चलिए अगला देखते हैं। 57 नंबर देखें, तो आपका संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या है, इसमें पूछ रहा समांतर चतुर्भुज कितने इसमें है, तो 57 का सही आंसर देखें तो सी बनेगा, मतलब 15 है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, समांतर चतुर्भुज है। संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर, और समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हुआ, समांतर चतुर्भुज है आपका, इसमें कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, कोई कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वह आयत हो जाता है, तो इसमें 15 इसको निकाल सकते हैं। चलिए 58 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित हैं, 58 का सही आंसर डी बनेगा, डी का मतलब W है। अंग्रेजी वर्णमाला 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित है, दिया 25 वर्ण दिया है, यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी, तो इसमें W की स्थिति नहीं बदलेगी, जहाँ का तहाँ रहेगा। 59 नंबर देखें, तो किस विकल्प का अनुसरण किया गया जाता है, कथन यानी निष्कर्ष, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, निष्कर्ष से निकाला गया है। तो 59 नंबर को देखें, तो 59 नंबर का ए होगा, न तो एक न ही दो अनुसरित होता है, इसमें से दोनों अनुसरित नहीं होंगे 59 में, यानी स्टेटमेंट को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 60वां देखते हैं। प्रारंभिक सूचना को स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो 60वां का डी होगा। एंकरिंग पूर्वाग्रह, एंकरिंग बायस जो होता है, यह प्रारंभिक सूचना को स्थिर रह रहा है, तो वह है। 61 नंबर देखें, निम्नलिखित आकृति त्रिभुजों की संख्या बताना है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 61 का ए होगा, 26 इसमें त्रिभुज है।
वर्ण श्रेणी में यानी पूछ रहा है कि जो इसमें डॉटेड है खाली स्थान पर क्या होगा, तो 62 का आंसर सी होगा। सी का मतलब डबल सी ए डबल सी डबल बी ए सी इसका आंसर है। 63 नंबर देखें, यदि 131 एक्स प्लस 217 वाई इक्वल टू 827 एवं 217 एक्स 131 वाई इक्वल टू 913, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसानी से। इसमें करना कुछ नहीं है, आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे मान दिए हैं, सारे मान इसमें देकर जिसमें संतुष्ट हो जाएगा। यानी इसका ये आपका लेफ्ट साइड है यानी LHS है, और इसमें LHS है, आप जिसको भी रखेंगे दोनों को पूर्ण कर देगा, वो मान सही हो जाएगा। बहुत जल्दी से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें 63 का जो सही आंसर देखें तो यही है, 3-2 है। 64 देखें, कथन और निष्कर्ष इसमें है। कथन यह कह रहा है, इसको साधारण ढंग से निकाला जा सकता है। 64 का सी बनेगा। सी का मतलब केवल थर्ड इसमें से, थर्ड का मतलब यह है, और ये स्टेटमेंट जिसके हैं 3 स्टेटमेंट पर आधारित है। चलिए आगे देखिए, 65 देख लेते हैं। तो प्रेक्षणों के समूह x1 x2 xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है और 46 के लिए विचलनों का योग 70 तक प्रेक्षणों की संख्या है। तो 65 का सही आंसर आपका जो बनेगा वो डी बनेगा, मतलब 20 है। सुनने की प्रक्रिया में निहित है, यानी द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ, सुनने की प्रक्रिया में क्या है, तो इसका सी है, यानी मतलब 6 चरण हैं। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, 6 चरण निहित होते हैं, ये 66 का सी है। आगे देखते हैं, तो 67 है। दो चित्रित तकनीकी जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, तो 67 का सही आंसर है बी मतलब दंड चित्र और पाइप चित्र है। पाइप चित्र है, दंड चित्र और पाइप चित्र, इसको हम निरूपण करते हैं या प्रयुक्त करते हैं। आंसर देखते हैं, तो ये यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार और 27 अगस्त 2023 को सप्ताह कौन से दिन होगा, तो ये बहुत साधारण प्रश्न होते हैं। आंसर का देखें तो बी बन रहा है, बृहस्पतिवार होगा। अगला देखें 69 है। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनसे 3 एक समान और एक अलग है, अलग युग्म को चुनना है इसमें। 69 में जो अलग है वो डी है, यानी 7 108 अलग है, शेष उसमें 3 सही है। 70 देखें, निर्णय लेने में निम्नलिखित में कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो 70 का सही आंसर ए है, प्रस्ताव की पहचान। नीचे दिए विकल्पों से विषम चुनिए। 71 में विषम चुनना है, तो 20 में विषम यानी सी E7 इसमें विषम है। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। 72 का आंसर सी है, समस्या की। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, समस्या की। 73 नंबर देखें, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षित किया जाता है, तो 73 का सही आंसर देख सकते हैं, 73 का डी है, 55% इसमें होता है। आपका प्रत्यक्षीकृत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षित किया जा सकता है 55% संदेश का। चलिए, यानी हमने देख लिया 73 देखा, इसके बाद 74 देख लेते हैं। 73 का डी, 74 देखते हैं। यदि किसी यानी बाइलिंगुअल रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ देखें, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या ये दिया हुआ है, पाई स्क्वायर 22/7। तो इसमें पूछ रहा है कि गोले की त्रिज्या क्या है, तो 74 का सही आंसर देखें तो बी बनेगा, 6 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, यानी ध्यान दें कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये थोड़ा सा सूत्र याद रखना है। जबकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। सारे सूत्रों को आप याद कर सकते हैं, और गोले की वृत्त की त्रिज्या 2 पाई परिधि 2 पाई r होती है। तो ये सारे चीजें में आगे आप देख सकते हैं, सारे सूत्र याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 75 नंबर देखते हैं। यानी 74 को मैंने बता दिया ना, 74 का आपका जो आंसर है वो बी है, बी मतलब 6 सेंटीमीटर है। 75 देखते हैं, तो आपका है निम्नलिखित आधार वाक्य में नीचे दिए गए निष्कर्ष में कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकलता है, यानी ये सारी चीजें। तो इसमें 75 में जो वैध निष्कर्ष बी वाला निकलेगा, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है, यानी ड्रेस कोड के हिसाब से संचार आपका क्या बनेगा, तो 76 का जो है डी बनेगा। डी का मतलब अशाब्दिक है, ड्रेस कोड जो है संचार अशाब्दिक होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, माध्यिका मतलब बीच में, यानी बीच में जो संख्या वो क्या है। ध्यान देना कि माध्यिका निकालने के कई रूल्स होते हैं, जैसे यदि विषम संख्या है तो n/2 से हम निकाल देंगे। सामान्य स्थिति में यदि आपका वर्गंतराल नहीं दिया है तो n/2 से, और सम संख्या है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 से हम जो है उसकी माध्यिका निकाल लेते हैं समान प्रक्रिया में। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका माध्यिका है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्या का मतलब प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से न कटे अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और ध्यान रखना कि समभी संख्या लकीर संभाल नहीं करें। 77 देखें तो 77 आपका जो है डी यानी 12 इसमें है। 78 देखें, उनके में से कौन सा एक समूह निर्णय लेने की एक विशेषता नहीं है, तो 78 का ये होगा, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है। इसमें 79 देखें तो 8 81 तथा 27 256 उसी प्रकार समझ इस प्रकार 64 संबंधित है, तो 79 का सही आंसर यही होगा, 625 है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है, तो 80 का सही आंसर डी होगा, समाधान की जटिलता। इसके बाद मैथमेटिक्स है, एक व्यक्ति 4 घोड़ों 9 गाय यानी इत्यादि ये है। यहाँ पे मैथमेटिक प्रश्न को देख सकते हैं। 81 नंबर देखें तो ये सी है, सी मतलब 600 रुपये, एक गाय की कीमत 600 रुपये है। 82 नंबर देखें, दिए गए श्रृंखला के निम्नलिखित विकल्प में पद की पहचान कीजिए, यानी दिया है, तो 82 का सही आंसर इसमें ए है, एक मतलब ORS जो इसका सही नेक्स्ट होगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर, यदि गोल्ड को कुट भाषा में होम लिखा जाता है तो ऐसे पूछ कर कॉर्ड को कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो 83 का सही आंसर देखा सकता है ए यानी डोज है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संचार अपरिवर्तनीय, संचार स्थिर है, इससे स्टेटमेंट आपका कह रहा है, तो 84 का देखें आंसर सी बनेगा। दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। 85 देखें, रात का अपने घर से यानी डायरेक्शन संबंधी प्रश्न है, तो 85 का जो सही आंसर बनेगा बी होगा, बी मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में। अब किस दिशा में चले तो यह हो जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है, प्रेस विज्ञप्ति पर एक ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 प्रश्न इस तरह से पूछे गए, तो 86 का सही आंसर बी है कि सार्वजनिक है। प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक होता है यानी पब्लिक होता है। 87 नंबर देखें, तो इनके समीकरण दिया गया, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो 87 का सही आंसर बी है। बी का मतलब +-5 और +-4, यानी एक्स का मान क्या होगा, +-5 होगा, वाई का मान +-4 होगा। 88 इनके में कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले विशेषज्ञों से संबंधित नहीं है, 88 का सही आंसर जो ए होगा, समाधान के 2 पदों की सामान्यता। 89 किस संचार में एक भावनात्मक अपील है, तो 89 का सही आंसर डी होगा,
अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक नहीं, ध्यान देना कि ए में अंतःवैयक्तिक है, यह अंतर्वैयक्तिक संचार है। यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है इसमें भावनात्मक अपील होती है, यानी इमोशनल अपील होती है इस कम्युनिकेशन में। इसके बाद 90 है, क्योंकि श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या दिया, इसमें अनुपस्थित संख्या पूछ रहा नहीं है, स्पेस है क्या है, तो 90 का सही आंसर देखें तो ये है, यानी 7/13 है। इसका वर्ण अनुक्रम YWTP का 5वां वर्ण क्या है, नीचे आपको दिया है, 5वां पूछ रहा है। 91 का सी मतलब के, इसमें अगला के आएगा। चलिए अगले 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें जो 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है, तो 92 का सही ए है, यानी प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है इसमें। इसके बाद ये पुनः अरिथमेटिक यानी ज्योमेट्रिक आ गया, एक वृत्त चतुर्भुज इतना सब दिया है, यानी 93 है, 93 है, तो इसका डी होगा, डी में 10 है। क्या आपको काम करना पसंद है, यह प्रश्न एक उदाहरण है, यानी 94 का सही आंसर डी है, यह बंद प्रश्न है, यानी क्लोज क्वेश्चन है। 95 देखते हैं, रीजनिंग है, राजन सचिन का भाई और मानक राजन का पिता है, जगत प्रिया का भाई और प्रिया सचिन की पुत्री, जगत का चाचा कौन है, तो 95 का भी है, यानी राजन ही है। 96 संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृतियों और व्याकुलता को जाना जाता है, 96 का सही आंसर बी है, बी मतलब शोर है। 97 देखते हैं, तो यह आपका आ गया है, वृत्त संख्या से बताना है, तो कौन सा यहाँ स्पेस क्वेश्चन मार्क इसमें क्या होगा 97 का, 97 का ये होगा, 3 स्थान पर होगा। 98 देखते हैं, तो ये निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है, ध्यान देना नहीं पूछ रहा है, 98 का सही डी है, दृढ़ता इसमें नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट ये तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप, तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण क्या है, अकॉर्डिंग टू रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप इज, तो 99 का बी है, बी मतलब सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, यानी सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट ये मैथमेटिक्स है, हालांकि मैथमेटिक्स के सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते थे, और यदि करते तो एक काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता और बोरियस भी लगने लगता, इसलिए हमने अरिथमेटिक्स से जो है ज़्यादातर या रीजनिंग के प्रश्नों को ज़्यादा और जो कम्युनिकेशन के प्रश्नों को जल्दी से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग है, आप किसी एक पार्ट को मजबूत करके, यदि आपका मैथमेटिक्स या रीजनिंग मजबूत है और हिंदी और अंग्रेजी भी कर ले जाते हैं थोड़ा बहुत, तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, या हिंदी अंग्रेजी मजबूत है तो ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो आखिरी प्रश्न चलते हैं, 100 है, 1/6 पावर 12 इंटू 8 पावर 25 इंटू 3/4 पावर 15 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, जिसका डी यानी 36 है। तो इस प्रकार से यह देखें हम जो है आपका ये आयोग के रफ कार्य वगैरह के लिए देता है 2 स्पेस, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी है, तो आपका ये देखा जा सकता है, यानी रफ वर्क यहाँ आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 2022 का जो सीसेट रहा, उनके प्रश्नों को समझने का हमने प्रयास किया, तो आई होप इट इज बेस्ट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।